हाय गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्वभौमिक विद्या में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। ये जो लर्नर्स हैं इंग्लिश के, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगा। अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है टेंस। गाइस, टेंस समय को दर्शाता है। ग्रामर में 3 प्रकार का समय होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, जिसको हिंदी में अपन कहेंगे वर्तमान, वर्तमान काल। दूसरे नंबर पर जो आएगा उसको अपन कहेंगे पास्ट, हिंदी में उसको अपन कहेंगे भूतकाल। और तीसरे नंबर पर रहेगा फ्यूचर, हिंदी में हम उसको कहेंगे भविष्यकाल। अगर इनको अपन सरल शब्दों में समझें तो 3 दिन होते हैं अपने। जैसे आज का दिन है, वो सभी जो एक्शंस हैं, जो सभी कार्य हैं, वो किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट में। जो आज से पहले जो हो चुके हैं, बीत गए हैं, वो सारे एक्शन आ जाएंगे अपने पास्ट टेंस में, इसको अपन कहेंगे। और जो तीसरा है यानी यस्टरडे, और जो आज के बाद में जो भी कार्य होंगे उनको हम ले जाएंगे किसमें? भविष्यकाल में। आज का दिन प्रेजेंट में हो जाएगा, कल जो बीत चुका है, जो सारे काम खत्म हो चुके हैं, वो हो जाएगा अपना यस्टरडे में यानी पास्ट में। और जो कल जो आएंगे वो सारे आ जाएंगे अपने भविष्यकाल में। इंग्लिश में 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनमें अगर हम करना चाहें, इनका सब डिविजन करना चाहें, तो इसमें 4 पार्ट और होते हैं प्रत्येक टेंस के। सबसे पहला जो होता है वो होगा अपना सिंपल, या इसको दूसरे शब्दों में अपन इनडेफिनेट भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पर आएगा परफेक्ट। और चौथे नंबर पर हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस के 4 पार्ट होंगे। सिंपल वो भी बोल सकते हैं या फिर उसको इंडेफिनेट बोलेंगे। दूसरे नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, तीसरे में परफेक्ट होगा, चौथे में परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हम इन चारों पार्ट्स को एक एक अलग अलग टेंस के साथ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट के 4 टेंस बन जाएंगे। जैसे अपन प्रेजेंट को सबसे पहले किसके साथ पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर अपन इसको सिंपल बोलेंगे तो सिंपल को पहले लगाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट। और इंडेफिनेट के साथ बोलेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरे नंबर पर जब ये पूरा हो जाएगा तो दूसरे नंबर पर होगा कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पर हो जाएगा परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथे नंबर पर अपना चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 टेंस हो गए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे नंबर पर आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे नंबर पर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 टेंस हो चुके हैं। इसके बाद में हम पास्ट के साथ चलेंगे, वही काम है। सबसे पहले पास्ट में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के साथ में भी चारों पढ़ लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल हमारे पास में 12 टेंस बनेंगे। 3 टेंस हैं, 3 के साथ में 4 को हमें पढ़ना है, तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12। तो गाइज, इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो टेंस के नाम याद करने हैं कि प्रेजेंट के साथ में चारों पढ़ लेना है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, चारों 12 टेंस जो हैं उनके नाम: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में जो पास्ट होगा उसमें पास्ट में देख लेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। अलग अलग मैं इनको बारे में बता दूंगा आपको। अब टेंस में सेंटेंस मेकिंग होती है, उसमें
तीन अपने को चीजों की जरूरत होती है, तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहला होता है अपना सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे कर्ता। दूसरे नंबर पर होता है वर्ब, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन क्रिया। और तीसरे नंबर पर होता है अपना ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन कर्म। किसी भी सेंटेंस में अपने को तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, उस सेंटेंस में वर्ब कौन है या क्या है, और उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट पे बात करें तो सब्जेक्ट कर्ता होता है, यानी सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, कार्य करने का काम कौन कर रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट को हम इजीली पहचान सकते हैं, किसी का नाम होगा या कोई पर्सन होगा या कोई थिंग हो सकता है। तो कर्ता कौन होगा एक सेंटेंस में, जो एक्शन को कर रहा है, क्रिया को करने वाला जो होगा वो कौन होगा, कर्ता होगा। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है जो वर्ब ए वर्ड विच शो एन एक्शन, यानी जो कुछ एक्शन दिखाती है, जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है, उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ब। जैसे प्ले खेलना, क्राई रोना, वीप रोना, लाफ हंसना, ये सारे एक हिंदी में एक छोटी सी पहचान बता दूं मैं, है कि हर एक वर्ब या क्रिया के बाद का जो फर्स्ट फॉर्म में अक्षर आएगा उसके लास्ट में ना जरूर होगा। जैसे रोना, खेलना, हंसना, दौड़ना, कूदना, सबके लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा, और वो एक्शन वर्ड होगा। तीसरा जो होता है, और ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज हमें करना होता है एक सेंटेंस में, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट होता है, ये इससे डिपेंड करता है कि सीधा सीधा कनेक्टेड किससे होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट से। इसका प्रभाव, ये गवर्न बाय वर्ब, ऑब्जेक्ट इज गवर्न बाय वर्ब, तो वर्ब से गवर्न किया जाता है इसको। तो इजीली आप ढूंढ सकते हो कि एक सेंटेंस में कर्ता कौन होगा, क्रिया क्या है और कर्म क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक मेनली जो तीन चीजें हमें ढूंढनी होती है वो आपके सामने ये हैं। अब अपन सीधे से आते हैं, एक टेंस में अपने को सेंटेंस बनाने होंगे। सेंटेंस के चार प्रकार यहाँ पर अपन सीख लेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव फॉर्म होगी। इसका एक सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद में वर्ब, मेन वर्ब होती है वो लगाते हैं, और इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके साथ में मेन वर्ब होगी, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है अपनी नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म का मतलब होता है जिसमें नहीं हो या जिसमें नोट हो या कोई नेगेटिव वर्ड्स आते हो, उनको क्या कहेंगे अपन, नेगेटिव फॉर्म्स। नेगेटिव फॉर्म सेम इसी तरीके से बनता है, इसमें हमें नोट जोड़ना होता है, और नोट हमेशा याद रखना तीसरे नंबर पर आएगा। किसी भी सिचुएशन में तीसरे नंबर पर ले लेंगे अपन उसको। सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा नेगेटिव फॉर्म का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर नोट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये अपने नेगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा। तीसरे नंबर पर होगा अपना इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, जिनको हिंदी में अपन प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस और नो में ही आंसर दिया जाता है, या हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी दूसरे नंबर पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सबसे पहले ले लेंगे। किसी भी टेंस का ये इंट्रोगेटिव फॉर्म बनानी होगी तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सबसे पहले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गई है, इसके बाद में ये इसकी जगह चला जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद में क्या होगा, नोट तो नेगेटिव में आता है तो इसमें तो लेंगे ही नहीं अपन, फिर क्या होगा, वर्ब होगी, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ये तीसरी फॉर्म है अपनी। सबसे पहले अफर्मेटिव थी, अफर्मेटिव फॉर्म में नोट नहीं होता, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सीधा सा सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और
फुल स्टॉप। नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, नोट लगाना होता है, नोट लगभग या हमेशा ही तीसरे नंबर पर लगता है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट तीसरे नंबर पर ले लिया, वर्ब ले ली और ऑब्जेक्ट ले लिया। ये जो वर्ब होती है हर टेंस में अलग अलग फॉर्म में आएगी। आपको पता होगा कि एक वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो उसको भी अपन उसकी वर्ब की चौथी फॉर्म बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म को। जो लास्ट में जो सेंटेंस बनेगा वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें आप देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और नोट भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क जहां लगा होता है वहां पर या तो WH वर्ड से प्रश्न बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या फिर उसके शुरू में मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है, उनको सबसे पहले रखा जाता है। तो हम इस टेंस में अगर करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट उसी स्थान पर रहेगा, फिर नेगेटिव होने की वजह से जो नोट है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में वही फॉर्मेशन है, इसके बाद में वर्ब होगी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो फ्रेंड्स ये अपने 4 प्रकार के सेंटेंस इसमें यूज करेंगे। अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स आएंगी। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो हर सेंटेंस में यानी हर टेंस में आपको यूज करने हैं। आप सेंटेंस मेकिंग में इसका यूज कर सकते हो इजीली। अब मैं सेंटेंस मेकिंग पे न जाकर अपन क्योंकि समय कम है तो अपन इसमें सीधे टेंस के बेसिक जो रूल्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो अपन इसमें बनाते हैं। यानी हर टेंस का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम पहले ही टेंस में चलते हैं जिसका नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जान सकते हैं। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में कुछ पहचान होती है, उससे हम इसको समझ सकते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस वाक्य है। इंग्लिश में आपको अगर समझना होगा तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या उसकी मेन वर्ब से आप पहचान पाओगे, क्योंकि उसमें हिंदी की कोई पहचान होगी ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसकी हिंदी में अगर मैं पहचान बता दूं, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या होंगे, ता है, ते है, ती है, ता हूं। अगर ये हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाता है, ता है, ते है, ती है, ता हूं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें अपन हर टेंस की पढ़ेंगे वो आएगी। अब हर टेंस में कुछ या सिंगल या 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में 2 है। जो पहला है वो होगा डज और दूसरे नंबर पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू। डज का यूज जो होता है वो थर्ड पर्सन या सिंगुलर के लिए होता है। डू का यूज जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल्स के लिए होता है। जैसे अपने 2 ग्रुप बना लेते हैं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे, सॉरी गाइस,
सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन देखें तो एक ग्रुप बना लेते हैं अपन, ही, सी, इट या फिर कोई नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। ही का यूज अपन पुरुषों के लिए करते हैं, यानी जैसे किसी व्यक्ति पुरुष का नाम हो तो अपन सिंगुलर, अगर कोई व्यक्ति है पुरुष है तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। सी फेमिनाइन है, यानी औरतों के लिए या स्त्रीलिंग के लिए सी का यूज करते हैं एक हो तो। इट जो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, निर्जीव जिनको कह सकते हैं अपन, उनके लिए या पशु पक्षियों के लिए किया जा सकता है, या किसी का एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। ये सारे जो ग्रुप है वो सारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। ही फॉर मैन, सी फॉर वुमेन, इट फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर पशु पक्षी, और नाम किसी का भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप होगा अपना होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसमें अपन चार जो सब्जेक्ट होंगे वो ले लेते हैं। आई मीन्स मैं, वी, यू, दे। आई मैं के लिए होगा, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है आप या तुम, और दे का मतलब होगा वे। ये जो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, ही, सी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन आ जाएगा, आई, वी, यू, दे। इसके अलावा भी होंगे, लेकिन ये प्रोनाउन जो है वो आप इनको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसके अलावा बहुवचन आप आराम से समझ जाओगे कि किसमें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होंगे, उसको प्लूरल में ले लेंगे, और जिसमें एक ही है उसको अपन सिंगुलर सब्जेक्ट में ले लेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सेंटेंस बनाने में, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने को जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसकी मैंने पहचान बता दी है, ता है, ते है, ती है और ताहू। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, डज और डू। डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और डू का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। एक अगर अपन देखें प्रेजेंट इंग्लिश में दो टेंस ऐसे आएंगे, हालांकि 12 टेंस होते हैं, उसमें 10 टेंस के आप अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो वहां पर आपको इजीली पहचान पाओगे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो। यानी हेल्पिंग वर्ब्स आपको 10 टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मिल जाएगी, लेकिन दो टेंस ऐसे आएंगे जिनमें पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनेट, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। तो केवल दो टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव में आपको पहचान लेना है कि अगर उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो आप या तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर होगा वो पास्ट इंडेफिनेट। इन दोनों को भी पहचानने का तरीका अलग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उसमें एस और ईएस जुड़ा होगा, और जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो ये दोनों मेन जो डिफरेंस है वो पहचान पाओगे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक सेंटेंस बना के बता देता हूं। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। इसमें तो वो तीन चीजें फाइंड आउट करनी है अपने को। सब्जेक्ट क्या है, वे, काम कौन कर रहे हैं, वे। यहाँ पर खेलना जो है वो होगी वर्ब, और क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसके मैंने बताया था कि अफर्मेटिव जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी।
तो इसका जो पहला अफर्मेटिव सब्जेक्ट हो, अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़ेगा आपको, एस या ई एस, और इसके बाद में आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे अपन है कि अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें एस और ई एस कैसे लगाए जाते हैं। गाइस ध्यान ये रखेंगे है कि एस और ई एस, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगेगा तो वो केवल और केवल किन के साथ लगेगा, यदि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही एस और एस का यूज करेंगे अपन। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस और एस का किसी का भी यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ही सी इट नेम, तो ही हम वर्ब में एस और एस जोड़ेंगे। ध्यान ये रखिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले होते हैं। एक याद करने के तरीके से एस और एस दो ये सोल्जर है या सिपाही हैं, सिंगुलर के साथ ही जाते हैं। प्लूरल में तो पहले से ही दो होते हैं तो उनको डर ही नहीं है, इसलिए एस और एस सैनिकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। तो इसलिए एस और ई एस आपको किसके साथ लगाने हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगाने हैं। अब इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब्स के साथ में तो एस लगेगा और किसके साथ में ई एस लगेगा। इसके लिए भी आपको एक सेंटेंस एक याद कर लेना है, यानी आप ई एस जोड़ने वाला यानी किस वर्ब के साथ में ई एस जुड़ेगा वो रूल याद कर लो, एस वाला अपने आप याद हो जाएगा। ई एस किन किन वर्ब्स के साथ में जुड़ता है, तो ये याद रखेंगे कि जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, जे ये आ जाता है, ये अक्सर आ जाते हो, यानी जो भी इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट का अक्षर अगर एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, ओ आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, जेड आ रहा हो, जे आ रहा हो, ये जो है ये बहुत कम वर्ब आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में जेड और जे आता हो। तो पांच आपको याद रखने हैं, एस, एस एस, सी एच, ओ और एक्स। अगर ये किसी भी वर्ब के लास्ट में आते हैं तो आप उनके साथ में क्या जोड़ देंगे, ई एस। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, वॉच है, वॉच मीन्स देखना, अगर इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रही है तो आपको इसमें एस या ई एस दोनों में से कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप ये देखेंगे कि लास्ट वर्ब के अंत में सी एच आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा। तो ये नियम आपको या ध्यान रहेगा तो आप इजीली जोड़ पाएंगे। यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स है तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, और नई जो इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस जो वर्ब बनेगी वो क्या हो जाएगी, वॉचेस। जैसे अपन ये देखें गो, इसके लास्ट में भी क्या आया है, ओ आया है, और ये अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो इसका क्या बनेगा, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, ओ की वजह से ई एस जुड़ेगा, तो ये नई वर्ब क्या बनेगी अपनी, गोज, यानी सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी इसकी। इसके अलावा देखेंगे अपन वॉश, मतलब कपड़े धोना, तो वॉश इसमें भी लास्ट में एस एच है तो इसमें भी अपन क्या जोड़ देंगे, वॉश, ई एस, और नई जो वर्ब बनेगी वो क्या बनेगी, वॉशेस। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर ये शब्द या ये अक्षर आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में मिलते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको उसमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। बाकी जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं उनके साथ में आप इसे क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे, केवल एस जोड़ देंगे। जैसे अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कम है, जैसे इसका लास्ट जो लेटर है वो ई है और इसमें अपन को ई एस ने जोड़कर क्या जोड़ना है, केवल एस जोड़ना है, तो नई जो वर्ब होगी वो क्या होगी, कम्स होगी। एक इसी से रिलेटेड एक दूसरा जो नियम है वो है वाई का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी लास्ट में वाई आ जाता है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, उसमें एक नया नियम लागू हो जाता है। वो नियम क्या होगा,
पहला नियम है वाई से रिलेटेड, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी हिंदी में जिनको अपन क्या बोलते हैं, व्यंजन, तो y को ई में बदलकर ES जोड़ते हैं। अब इसमें अपने को एक शब्द एक और ध्यान देखना होगा, ये कॉन्सोनेंट और वोवल्स में, इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल्स होंगे। अगर वाई लास्ट का अक्षर हो और उससे ठीक पहले ये न आकर कोई कॉन्सोनेंट आए, इसके अलावा ABCD में आए, तो अपने को क्या करना होगा, उस वाई को, लास्ट वाले वाई को हटाकर उसको आई में बदलेंगे और आई लगाकर ES जोड़ेंगे। जैसे क्राई है, अब इसका लास्ट जो लेटर है वो वाई है और उससे ठीक पहले देखो आप आर वोवल्स में शामिल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो नई जो वर्ब बनेगी उसकी क्या बनेगी, CR, इस वाई को हम किस में बदल देंगे, आई में, और फिर क्या लगाएंगे, ES, क्राइज हो जाएगा ये। इसके अलावा फ्लाई है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, वाई है लास्ट का और इससे ठीक पहले एल है जो कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अपन, इसमें इस वाई की जगह आई को करें, आई में बदलेंगे, इस वाई को आई में बदलेंगे और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, ES, तो फ्लाइज हो जाएगा। लेकिन इससे ठीक उल्टा एक नियम और हो जाता है, उसमें क्या होता है, वर्ब के अंत में वाई और वाई से ठीक पहले वोवल हो, तो क्या करेंगे भाई, वाई को वाई रहने देंगे और केवल उसमें क्या लगाएंगे, वाई के साथ एस जोड़ देंगे, उसमें ES जोड़ना नहीं है, वाई को आई में भी चेंज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, प्ले है, इसमें ES में से क्या जोड़ेंगे और वाई बनेगा या नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए, ये लास्ट का जो लेटर है वो वाई है, वाई से ठीक पहले क्या आ गया है, वोवल है, और वोवल शामिल होने की वजह से आपको वाई को आई में नहीं बदलना, सीधा ही क्या करना है, अपने को प्लेज लिख देना है। जैसे स्टे है, STAY, इसमें भी वही है, एंजॉय है, इसमें भी क्या होगा, स्टे ही हो जाएगा, स्टेज, और एंजॉय में भी ओ है, ये वोवल है, इस वजह से क्या हो जाएगा, एंजॉयज। गाइस आज इतना ही, क्योंकि ये पहला वीडियो है, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, गलतियां भी हुई होंगी बोलने में भी लिखने में भी, क्योंकि पहला है मामला, तो गलतियां संभावित हैं। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, और प्लीज़ धीरे धीरे सुधार आ जाएगा बिल्कुल। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।